हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही जबरदस्त चैप्टर में जिसका नाम है साउंड। तो इस चैप्टर का जो थियरी पार्ट का वन शॉट है वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। उसको अपनी ऐप प्रोफेसर ऑफ साइंस जो कि गूगल प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है वहां पर भी अपलोड कर दिया है, साथ में यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया है। अब वो वन शॉट थियरी का अगर आपने देखा हुआ है तो अब जो मैं न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर के साउंड के, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझ में आएंगे। लेकिन अगर आपने वो चैप्टर नहीं भी पढ़ा है मान लो, तो आप लोग ये न्यूमेरिकल्स फिर भी देखिए, स्टार्ट टू एंड देखिए, बिकॉज इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबका फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का मीनिंग, ये सारी चीजें बताने के बाद ही मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो हर न्यूमेरिकल, हर प्रॉब्लम आपको समझ में आने वाला है, चाहे आपने ये चैप्टर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। तो प्लीज मेरे साथ स्टार्ट टू एंड टिके रहिए। बाकी पूरे 14 चैप्टर्स के वन शॉट ऑलरेडी हो चुके हैं, थियरी वाले वन शॉट पूरे 14 चैप्टर्स के हो चुके हैं। तो आप लोग प्लीज यूट्यूब पर सर्च करें, सर्च बॉक्स में सर्च करें वन शॉट महाराष्ट्र बोर्ड फिजिक्स प्रोफेसर भैया। ठीक है, तो प्रोफेसर भैया करके सर्च करें या चैनल का नाम डाल दें प्रोफेसर ऑफ साइंस, तो आपको वो मिल जाएगा। या फिर आप लोग मेरा जो चैनल है प्रोफेसर ऑफ साइंस, इसी पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के टैब में अलग अलग टैब होते हैं ना, तो उसमें प्लेलिस्ट के टैब में जाइए, वहां पे थोड़ा नीचे आइए, आपको कहीं ना कहीं 11th महाराष्ट्र बोर्ड फिजिक्स वन शॉट मिल जाएंगे। तो आप उन सब चीजों को देख लीजिए। अब ये जो न्यूमेरिकल सीरीज है, कुछ लोगों की खास डिमांड पर मैं यूट्यूब पर लेके आया हूं, क्योंकि लोगों का कहना था सर हमारा एग्जाम आने वाला है, कुछ बच्चों का 4-5 मार्च से, कुछ बच्चों का 10-11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम। उन्होंने कहा हमको न्यूमेरिकल्स भी सर अच्छे से समझना है, तो प्लीज ये सेशन लेके आइए। तो मैंने कल ही 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे, आज भी 1 या 2 जो है लेक्चर में रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, फटाक से स्टार्ट करते हैं साउंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो साउंड चैप्टर बहुत ही प्यारा शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है, ठीक है। तो आइए इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो पहला वाला है क्वेश्चन वो ये है, ठीक है। तो एक साउंड वेव है जिसकी स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड और उसकी वेवलेंथ है 1.7 मीटर। उन लोग बोल रहे हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी निकालिए और टाइम पीरियड निकालिए, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले जान लीजिए। एक तो साउंड की स्पीड दी गई है, यानी कि v दी गई है, v है ना, v फॉर स्पीड या v फॉर वेलोसिटी, और वेवलेंथ लैम्डा वो भी दिया गया। तो देखिए हमें क्या दिया गया। सो पहला जो सवाल है हम लोग वो सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें क्या गिवन है। सो गिवन में हमें दिया गया है कि स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा, यही दिया गया है ना। उसके बाद दिया गया है कि लैम्डा या वेवलेंथ ऑफ साउंड इज 1.7 मीटर, है ना, 1.7 मीटर। अब उन लोगों का सवाल ये है कि भैया फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी को या तो न्यू, देखो न्यू, ये इसकी स्पेलिंग है NU, न्यू, और पढ़ते हैं न्यू की तरह, NEW न्यू की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये टर्म न्यू है, न्यू, ठीक है, याद रखना। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोग चाहें तो न्यू के बदले F भी यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, या चाहे तो N भी यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं पे N भी यूज होता है, बट मुझे ये न्यू पसंद है इसलिए मैं बेसिकली न्यू लिख रहा हूं, ठीक है। सो अब टू फाइंड क्या है, ध्यान से देखिएगा। टू फाइंड, तो जो टू फाइंड है वो है फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा एक और चीज ढूंढने बोला है। फ्रीक्वेंसी के अलावा क्या ढूंढने बोला है, टाइम पीरियड, द पीरियड बोला है, मतलब वो टाइम पीरियड है। सो टाइम पीरियड भी ढूंढने बोला है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है। सो फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। तो जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको न सिर्फ इस चैप्टर में काम आएगा, बल्कि आप लोगों को काम आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में भी, और 12th में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पे ये आपको यूज होगा, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। और एक फॉर्मूला ये भी याद रखिए कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो वो भी काम आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं सोल्यूशन पे। जितने भी बच्चे हैं वो ये बात याद रखेंगे कि एग्जाम में 4 स्टेप्स लिखे बिना कि गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला, सोल्यूशन, आपको फुल मार्क्स मिलने वाला नहीं है, ठीक है।
ओके, तो सोल्यूशन ध्यान दीजिएगा। अब v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, सो हमें चाहिए न्यू, तो न्यू इक्वल्स टू v बाई लैम्डा हो जाएगा। v कितना दिया है 340 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा कितना दिया है 1.7 मीटर। तो यहां पे आपको आंसर आ जाएगा, डिवाइड अगर करोगे तो 17 टू ज़ा 34 होता है, तो डिवाइड करने पर ध्यान से देखिएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको मिलने वाला है 200। क्या मिलने वाला है 200। सो 200 हर्ट्ज जो कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, वो आंसर है आपका। ठीक है, 200 हर्ट्ज। चलो, तो ये तो आ गया। अब हमें चाहिए टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड जो है t इज इक्वल्स टू 1/न्यू होता है, तो 1/200 हो जाएगा। अब 1/2 करते हैं बेटा, तो 0.5 आता है। 1/2 0.5 आता है। थैंक यू अब्दुल रब जी। सो यहां पर जो है थोड़ा कोशिश कर रहा हूं मैं थोड़ा वजन कम करने की अपनी, तो ये जो है ग्रीन टी पी रहा हूं। तो बेसिकली मैं वेट लॉस चैलेंज पर हूं। 120 दिन में 35 kg गिराने का मैंने एक प्रण लिया है। अब देखते हैं कि वो कितना मैं मेंटेन कर पाता हूं। मेरा एक इंस्टा पे चैनल है जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ एवरीथिंग। इंस्टा पे मतलब यानी कि मेरा जो ये है, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेसर ऑफ एवरीथिंग पे। मैं ट्राई कर रहा हूँ जिम करके अपना वजन कम करने की। तो ये ग्रीन टी है, ठीक है, शहद डाल के। ऐसा लग रहा है कि 2-3 चींटियाँ भी हैं इसके अंदर यार। एनीवे चलिए पी लेता हूँ थोड़ा सा। फाइन, सो लिसन वेरी केयरफुली। 1/2 होता है 0.5, 1/2 0.5 होता है। अबे लेकिन 2 0 और है, तो 0.5 में जो पॉइंट है ना, पॉइंट उसके बाद में 2 0 और लगेंगे, तो 0.5 नहीं आएगा। अरे 1/2 0.5 होता है ना, तो 1/200 0.005 हो जाएगा। और टाइम है तो टाइम का यूनिट आ जाएगा सेकेंड्स। ठीक है, बस दैट्स द आंसर। सो लेट्स चेक। ये देखिए किधर गया, 200 हर्ट्ज आ गया और 0.005 सेकेंड आ गया। दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई सज्जन व्यक्ति मुझे बताएगा कि इसे मैं अगर मिली सेकेंड में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा। देखो, अगर ये 0 को मैं लेफ्ट में लेके आ गया, लेफ्ट मतलब बुरी जगह, तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। फिर इसे भी लेके आऊंगा तो 10⁻2 हो जाएगा। फिर इसे भी लेके आ जाऊंगा 10⁻3 हो जाएगा। अब देखो, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 × 10⁻3 सेकेंड, और 10⁻3 को क्या बोलते हैं बेटा, मिली बोलते हैं। तो 5 मिली सेकेंड ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये जिसमें मैंने बताया एक्स्ट्रा आपको कि ऐसा भी आप लिख सकते हैं 5 मिली सेकेंड। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। यार स्लाइड में थोड़ा खूबसूरत ले लेते हैं। चलो, नाउ दिस लुक्स ब्यूटीफुल। ओके, तो अब क्या है हमारे पास, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से देखो। एक ट्यूनिंग फॉर्क है, थोड़ा बड़ा कर दूं, हाँ, तो एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 170 हर्ट्ज। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 170 हर्ट्ज, और ये साउंड वेव्स बना रहा है, वेवलेंथ जिसकी 2 मीटर है। तो फ्रीक्वेंसी दिया है और वेवलेंथ दिया है, स्पीड ऑफ साउंड पूछा है। बहुत ही बचकाना सवाल है, बहुत ही बचकाना। तो जो सेकंड सवाल है उसमें गिवन क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग शॉर्ट में मत लिखना भाई, गिवन पूरा लिखना। तो इसमें फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज दिया है एंड वेवलेंथ 2 मीटर्स दिया है। यही दिया है ना, देख लो ध्यान से। फ्रीक्वेंसी 170 और वेवलेंथ 2 मीटर्स। कैलकुलेट द स्पीड बोला है, मतलब v पूछा है। अब भैया ये हो गया टू फाइंड, फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, सोल्यूशन v इज इक्वल्स टू न्यू है 170, लैम्डा है 2। तो भैया जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हमें मिल जाएगी। दैट्स इट। बहुत ही बचकाना है यार, क्या करें, इतना बचकाना, इतना सिंपल, मजा आ रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स जो है इतना भी हार्ड नहीं जितना कि आप लोग सोचते हैं। अरे भैया पढ़ोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। चलिए अगली स्लाइड पे जाते हैं, एक और खूबसूरत रंग ले लेते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। तो एन एको साउंडर इन अ फिशिंग बोट रिसीव्स एन एको फ्रॉम अ शोल ऑफ फिश। तो वो जो मछलियां रहती हैं ना, मछलियां, तो मछलियां थोड़ा कचरा जमा कर करके नीचे जमीन पे, मतलब जो ओशियन फ्लोर है, रिवर फ्लोर है या लेक का फ्लोर है, अरे लेक, झील या तालाब या पॉन्ड, ये सब चीजें पता है ना, ये ज्योग्राफी पढ़ी है ना। तो जो नीचे रहता है ना, वो लोग कचरा जमा कर करके एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं
जहां पर मछलियां मिलजुल के ग्रुप्स में रह सकती हैं, रात को सो सकती हैं, तो उसे शोल कहा जाता है। तो ये जो शोल है, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ कड़क हो जाता है, चट्टान जैसा हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है, तो इससे अगर हमारा पानी का जहाज का जो बेस है, पानी का जहाज जो होता है शिप, उसका अगर बेस टकरा गया तो उसमें डैमेज हो सकता है, जैसे टाइटैनिक में डैमेज हुआ था। तो हमें जानना है कि भाई ये शोल कितनी गहराई पर है। तो मान लो हमारा जो शिप है इस शोल ऑफ फिश के जस्ट ऊपर है, मैं जस्ट गहराई जानना चाहता हूँ इसकी कितनी है। तो एक एको साउंडर मतलब आवाज फेंक के वापस लेने वाला, आवाज फेंक के वापस लेने वाला, उसे कहते हैं एको साउंडर। तो एको साउंडर जो है एक फिशिंग बोट में लगा हुआ है और उसने एक एको फेंका है, मतलब एक साउंड फेंका है जिसका एको वापस आ रहा है शोल ऑफ फिश से 0.45 सेकंड्स के बाद। तो टाइम दिया हुआ है। सुनो, अगर तुम्हें कोई चीज की जानकारी नहीं है, ये सब क्या होता है क्या नहीं होता नहीं भी पता है, अरे तो भैया जो क्वांटिटी नजर आ रही है वो तो पता है ना। तो टाइम कितना लग रहा है? 0.45 सेकंड, ठीक है। तो जाके वापस आने में 0.45 सेकंड लग रहा है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज, पानी में साउंड की स्पीड दिया हुआ है 1500, तो शोल कितना डीप है, कहां है, कितना नीचे है, ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। तो आइए थर्ड वाला प्रॉब्लम देख के समझ लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या है? 2t इज इक्वल्स टू 0.45 सेकेंड। आप बोलेंगे सर हैं 2t बोले तो समझ में नहीं आया सर, 2t क्यों लिखा आपने, t क्यों नहीं लिखा? बेटा आवाज को जाने में नीचे कुछ तो टाइम लगेगा, मान लो वो टाइम t है, फिर आवाज को वापस आने में कुछ तो टाइम लगेगा, तो उसका भी नाम t है। तो जितना टाइम जाने में लगा उतना टाइम आने में लगा, तो t और t, तो 2t की वैल्यू 0.5 है, 0.45 है। 0.45 जो दिया है वो सिर्फ जाने का टाइम नहीं है, एको का टाइम है। एको मतलब जाके वापस एको बन के जब आई आवाज, इको नहीं बोलते हैं, एको बोलते हैं। तो जाके वापस आवाज आई है तो भैया उसने 2t, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली 2t का जो है वो टाइम दिया हुआ है। तो यानी कि t टाइम कितना है? सो t टाइम यहां से आ जाएगा 0.45/2, ये आ जाएगा। ये जो भी हो वैल्यू, 45 का आधा क्या होता है? 22.5 होता है ना, तो 0.225। तो इतना सेकंड लग रहा है जाने के लिए, ठीक है। अब डिस्टेंस हमें नापना है। अरे भैया ये हमारी बोट है, फिशिंग बोट, ठीक है, ये हमारी फिशिंग बोट है। यहाँ पे नीचे एको साउंडर लगा हुआ है, यहां से नीचे वेव्स जा रही हैं और टकरा के वापस आ रही हैं। तो जाने के लिए और आने के लिए कुछ टाइम लगा होगा ना, जाने के लिए आने के लिए, ठीक है। तो जाने और आने के लिए जो टाइम लगा है पूरा टाइम मिला के 0.45 है। तो सिर्फ जाने का जो टाइम है, सिर्फ जाने के लिए जो टाइम है वो कितना है? 0.225, सिर्फ जाने वाला टाइम 0.225 सेकेंड्स, ठीक है। सिर्फ जाने वाला टाइम बोल रहा हूं, सिर्फ जाने वाला टाइम 0.225 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मुझे ये डिस्टेंस पता करना है ना कि भैया डिस्टेंस कितना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये कितनी है। तो डिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है बेटा? डिस्टेंस इज, तो ये फॉर्मूला हो गया अपना, क्या हो गया? फॉर्मूला। सो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड भी दी हुई है। अरे भैया यहां पे देख लो, टू फाइंड में क्या लिखना है? व्हाट विल यू राइट इन टू फाइंड? टू फाइंड में हमें लिखना होगा डिस्टेंस, ठीक है। टू फाइंड में हमें क्या लिखना होगा? डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 1500। पानी के अंदर स्पीड 1500 है, उन लोगों ने दिया हुआ है, ये भी गिवन में आएगा। सो स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना है हमारे पास? 0.225, बस। तो अब क्या, ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। अरे हाँ के ना भाई, ये सोल्यूशन में आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। मैं अभी फिलहाल डायरेक्टली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो सकता है, बहुत ईजी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1500 इंटू 0.225 कितना आ रहा है? 337.5। सो दैट इज द आंसर। अरे देखो यहाँ पे भी दिया हुआ आंसर 337.5, दैट्स इट, परफेक्ट। सो आंसर आ गया, डिस्टेंस है 337.5 मीटर्स। हो गया? सो बहुत ही बचकाना था, बहुत ही प्यारा था। खाली ये बात मालूम होना चाहिए कि जो 0.45 दिया है वो सिर्फ जाने का टाइम नहीं है, वो जाके आने का टाइम है। तो साउंड को जाने में टाइम लगा 0.225, आने में टाइम लगा 0.225, समझ रहे हो? तब जाके 0.45 टाइम हुआ है।
उन लोग ने ये लिखा हुआ है यार, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो ना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एको साउंडर को एको रिसीव हुआ, एको वापस मिला 0.45 सेकेंड्स आफ्टर, बाद में 0.45 सेकेंड्स बाद में जब उसे भेजा गया, तो 0.45 सेकेंड्स के बाद में, मतलब वापस कब आई साउंड, जब भेजी गई उसके 0.45 सेकेंड्स के बाद में। ठीक है, समझ गए? ओके, एनीवे चलिए अब आगे आते हैं। यहां पर एक और अच्छा सवाल आ रहा है। तो एक लड़की है 170 मीटर दूर खड़ी है हाई वॉल से, एक ऊंची दीवार है जिससे 170 मीटर दूर लड़की खड़ी है और वो ताली बजा रही है, और ताली बजाने का जो उसका रेट है वो ये है कि जब, सुनो सुनो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। लड़की ने ताली बजाई तो एक आवाज तो डायरेक्टली सुनाई दी, अरे डायरेक्टली सुनाई देगी ना, लेकिन फिर ये आवाज निकल के रूम में भी फैली, आगे भी गई, तो आगे की दीवार से टकरा के वापस जैसी आवाज आ रही है, कान तक जैसी पहुंच रही है, उतने में लड़की दूसरी ताली बजा दे रही है, यानी कि उसकी ताली और एको साथ में मिल रहे हैं। अरे यानी कि वो ताली बजाती है तो डायरेक्टली साउंड तो आता ही है, लेकिन जाके टकरा के जब साउंड आता है तभी उसकी दूसरी ताली बज जाती है, फिर वापस साउंड जाके जब वापस आता है तो तीसरी ताली बज जाती है, साउंड जाके वापस आता है चौथी ताली बज जाती है, यानी तालियों की फ्रीक्वेंसी और एको की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो एक लड़की है 170 मीटर दूर खड़ी है एक ऊंची दीवार से, और वो ताली बजा रही है कांस्टेंट रेट, और उसकी ताली एको से मैच हो रही है। ठीक है, तो इफ शी मेक्स 60 क्लैप्स इन 1 मिनट, तो अगर उसने 60 बार ताली बजाई 1 मिनट में, ठीक है, अगर उसने 60 बार ताली बजाई 1 मिनट में, तो व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड की स्पीड क्या होगी अगर उसको एको आने तक, मतलब यानी कि तालियां बजानी पड़ रही है ना, एको आ रहा है ताली बजा रही है, एको आ रहा है ताली बजा रही है, तो ऐसा उसको करना पड़ रहा है ताकि उसकी ताली और एको मैच हो, 60 बार करना पड़ रहा है। तो लोग बोले साउंड की स्पीड क्या है, पहला सवाल वो हो गया। दूसरी बात, अब लड़की वहां से कहीं और चली गई, 170 मीटर पे नहीं है, 170 मीटर पे नहीं है, कहीं और चली गई, तो उसे तालियां सिर्फ 45 बार बजानी पड़ रही हैं, तो अब वो डिस्टेंस कितना है। ठीक है, चलिए आइए जान लेते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, सो ध्यान देंगे सभी लोग। सो एक लड़की है जो कि, सो एक स्त्री यहां बना देते हैं हम लोग। ठीक है, सो एक लड़की है जो कि एक दीवार के सामने खड़ी है, तो यहां मैं दीवार बना देता हूं तो सब लोग देखेंगे। एक दीवार कैसे बनाई जाए यार, चलो ऐसे बना देते हैं। तो एक दीवार है लाइक दिस, सो ये दीवार उस लड़की के सामने, ठीक है, तो ये दीवार है। ओके, अब ये जो दीवार है उससे लड़की कितनी दूर है, तो लड़की जो है 170 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 170 मीटर। सो ये जो डिस्टेंस है इट इज हाउ मच, 120 मीटर। सो डिस्टेंस इज 120 मीटर, समझ गए? सॉरी 120 नहीं रहे, 170, 170, 120 नहीं, 170 मीटर। ठीक है, 170 मीटर की दूरी पर एक लड़की खड़ी है, अब वो ताली बजा रही है, तो लेट्स से कि वो अपना हाथ उठाती है और ताली बजाती है। सो हाथ उठा के वो ऐसे ताली बजा रही है। ठीक है, तो जैसे वो ताली बजाती है तो एक तो डायरेक्टली उसको आवाज आती है और एक बार टकरा के आवाज आती है। ठीक है, तो यानी कि इस बात को याद रखिए, ध्यान रखिए कि आवाज जाएगी फिर आवाज वापस से लौट के आएगी, और जैसी आवाज लौट के आएगी वो फिर से ताली बजा देगी। ठीक है, अच्छा लड़की की ताली बजाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? सो लड़की की ताली बजाने की फ्रीक्वेंसी है 60 क्लैप्स इन 1 मिनट। सो 60 क्लैप्स इन 1 मिनट का मतलब हो गया 60 क्लैप्स इन 1 नहीं, क्या आएगा, 60 सेकेंड्स ना। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो ये 60 और 60 कैंसिल हो गया, तो 1 क्लैप पर सेकेंड, तो 1 हर्ट्ज लड़की की फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है? तो लड़की को ताली बजाना पड़ रहा है, मतलब हर सेकंड में एक बार। अरे भैया 60 क्लैप 1 मिनट में, तो 1 मिनट होता है 60 सेकंड, 60 कैंसिल हो गया, तो 1 क्लैप इन 1 सेकंड ना। अरे 1 मिनट में 60 बार ताली बजा रहे हो, यानी 1 सेकंड में 1 बार बजा रहे होगे ना। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। यानी कि टाइम अगर मैं निकालना चाहूं तो जाके आने का जो टाइम है वो टाइम कितना है, 1/ν है, और वो हो जाएगा 1/1
जो क्या आ जाएगा 1 सेकेंड। ये जाके आने का टाइम है, जाके आने का टाइम है। तो सिर्फ और सिर्फ जाने का टाइम कितना है? तो जाने का टाइम हो जाएगा, जाने का टाइम हो जाएगा 0.5 सेकेंड्स और आने का टाइम हो जाएगा 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, अरे भैया ये जाके आने का टाइम है यार, तो सिर्फ और सिर्फ जाने का टाइम इसका आधा होगा ना, तो 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड। समझ गए? ये हो गया। अब हमें निकालना है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड जो रहती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस 170 दिया हुआ है और टाइम हमें आ चुका है 0.5। अरे भैया स्पीड निकालना है तो स्पीड में क्या होगा, डिस्टेंस जो कवर किया और टाइम कितना लगा। तो डिस्टेंस 170, अरे डिस्टेंस 170 और टाइम है 0.5। अरे हाँ क्या ना भैया, जाने का टाइम 0.5 है ना। ठीक है, तो 170 डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 340 और ये हो जाएगा 5 2 से 10 यानी कि 1.01 हो जाएगा। आंसर आ गया। सो आंसर है 340 मीटर प्रति सेकंड। दैट्स इट। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर आ गया। देखो चेक कर लो, देखो किधर आ गया, 340 मीटर प्रति सेकंड। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे मैं बहुत सबर से आराम से पढ़ा रहा हूँ भाई, तो इसको समझो। इसमें कुछ भी नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछो। कमेंट सेक्शन में सवाल जब पूछोगे तो वो टाइम को टैग कर देना। जैसे मान लो कि अभी 20 मिनट या 21 मिनट हो रहा है, तो 21 मिनट 21 सेकंड पे आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप वहां पे लिखो 21.30 सेकंड, है ना, 21.30 सेकंड। समझ में आया? 21.30 अरे ऐसा लिखो यार, 21.30 ऐसा लिखने के बाद आप लिख दो आपका सवाल कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। ओके चलो, एनीवे जो भी बहुत ही सज्जन व्यक्ति होगा वो ये भी करेगा कि ये पूरा देखते वक्त टाइम स्टैम्प क्रिएट करेगा। टाइम स्टैम्प का मतलब ये होता है कि पहला प्रॉब्लम जहां स्टार्ट हो रहा है, पहला प्रॉब्लम है ना, तो वो टाइम डाल देगा प्रॉब्लम नंबर 1। फिर जहां दूसरा प्रॉब्लम चालू हो रहा है तो वहां पे प्रॉब्लम नंबर 2, ऐसा टाइम डाल के प्रॉब्लम नंबर 2, तो उसको बोले टाइम स्टैम्प, ताकि आपके जो साथी हैं जो बाद में वीडियो देखने वाले हैं उनको ये चीज मतलब मेहनत ना करना पड़ेगा। उनको डायरेक्टली तीसरा प्रॉब्लम देखना है, 5वां प्रॉब्लम देखना है, जो प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है तो लोग डायरेक्टली वहां जा सकते हैं उस पर क्लिक करके। तो टाइम स्टैम्प क्रिएट कर दीजिए कोई तो प्लीज। चलिए एनीवे, सेकेंड वाला जो मामला है वो सेकेंड वाला मामला ये है कि अब लड़की जगह से हट गई है और उसको 45 बार ही ताली बजाना पड़ रही है। ठीक है, तो अगर कम बार ताली बजाना पड़ रही है इसका ये मतलब हुआ कि आवाज को लौट के आने में वक्त लग रहा है। ठीक है, आवाज को लौट के आने में वक्त लग रहा है, यानी कि दीवार से वो दूर खड़ी है। तो थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, तो वो दूर खड़ी है। ठीक है, दीवार से वो दूर हो चुकी है। अरे तभी तो उसको कम बार ताली बजाना पड़ रहा है ना, एको आने तक उसको ताली कम बार बजानी पड़ रही है। अब 45 बार ही ताली बजाना पड़ रही है, पहले 60 बार बजाना पड़ रही थी। क्योंकि क्या हो रहा था कि जब ताली बजाती थी आवाज गई, टकराई, फटक से आ गई, तो फिर ताली बजाई, फिर टकराई वापस आ गई, फिर ताली बजाई। लेकिन अब थोड़ा स्लो गई, आराम से ताली बजा रही है, आराम से। समझिए? तो यानी कि अब ये दीवार से दूर हो चुकी है। तो कितनी दूरी है वो भी देख लेते हैं। अच्छा वही निकालना है, तो दैट इज अ क्वेश्चन। सो दूरी कितनी है वही हमारा सवाल है कि जो नया डिस्टेंस है डी डैश कितना है। पहले का डिस्टेंस है डी जो कि 170 था, अब उससे थोड़ा ज्यादा आंसर आना चाहिए क्योंकि लड़की दूर हो चुकी है। अच्छा अब वो ताली कितनी बार बजा रही है? 45 बार ना। तो एक बार आवाज जाएगी, एक बार आवाज वापस आएगी। ठीक है, अभी हमें वो टाइम पता करना है कि जाके आने का टाइम कितना है। अब स्पीड तो मालूम पड़ चुकी है, स्पीड का कोई टेंशन नहीं है, स्पीड तो मालूम पड़ गई है 340 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ क्या ना भाई, स्पीड तो मालूम पड़ गई है ना, स्पीड निकाला ना अभी। ओके अच्छा, अब लड़की की ताली बजाने की फ्रीक्वेंसी क्या है देख लो। सो नई फ्रीक्वेंसी है 45 क्लैप्स पर मिनट। तो 1 मिनट में 45 क्लैप्स, यानी कि 45/60, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, तो 45 क्लैप्स पर 60 सेकेंड्स। जब डिवाइड करोगे तो बेटा 15 3 45 होता है और 15 4 60 होता है। तो ये आ जाएगा आपका 0.75, या फिर एक काम करो 3/4 ही रहने दो, अच्छा लग रहा है। सो 3/4 हर्ट्ज ये ताली बजाने की फ्रीक्वेंसी हो गई। यानी कि इतनी बार ताली बजा रही है लड़की इतनी फ्रीक्वेंसी से। तो टाइम अगर निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे? 1/this फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3/4 का उल्टा 4/3, सो 4/3 सेकेंड। लेकिन ये जो 4/3 सेकेंड है ये जाके आने का टाइम है ना। अरे भैया जाके आने का टाइम है ना 4/3 सेकेंड। तो 4/3 सेकेंड जाके आने का टाइम है। मुझे सिर्फ
जाने का टाइम चाहिए, तो जाने का टाइम इसका आधा हो जाएगा, तो 4/3 का आधा, 4/3 का आधा, 2 कैंसिल, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 सेकेंड्स में आवाज जा रही है, तो जाने का टाइम है 2/3 सेकेंड्स, आने का टाइम भी है 2/3 सेकेंड्स। इस तरीके से 4/3 सेकेंड में आवाज वापस आ रही है। तो अब हमें दूरी निकालना है, तो देखो भैया दूरी कैसे निकालेंगे। सो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है 340, और टाइम कितना लग रहा है जाके आने में 2/3 सेकेंड्स लग रहा है। अरे सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं यार, बराबर लिख रहा हूं ना भाई। सो 340 इंटू 2/3 बराबर है, तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा कितना आएगा, डिवाइड करो, तो 340 इंटू 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 340 इंटू 2, 340 इंटू 2 करेंगे तो 680 आ जाएगा, 680 डिवाइड बाई 3। कैलकुलेटर से करने वाला था मैं, लेकिन मैं बोला आप लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए आपके साथ में से नॉर्मली डिवाइड कर देता हूँ। सो 3 2 6, फिर वापस से 3 2 6 आ जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे 2 और 0 बचेगा, 2 और 0 20 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 3 6 18 पॉइंट। अब बचा वापस से 2 और 0, तो वापस से ऐसे याद आ रहेगा, तो आंसर आपका आ रहा है, डिस्टेंस है 226.7 मीटर्स, तो ये आपका आंसर है। तो 170 से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस दूर खड़ी हुई है लड़की, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर दिया है 255 दिया है, जो कि बहुत ही वाहियात और घटिया आंसर है। इसको काट के यहाँ पे वाहियात लिख दीजिए, अरे सॉरी वाहियात मत लिखिए भाई, यहाँ पे 226.7 लिखिए, सो दैट इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबा, आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड। अरे बेटा अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो जरा शेयर करो यार, कम ऑन, कम से कम दूसरे लोगों की भी मदद हो जाएगी। जो 11th में बेचारे पास होने के लिए तड़प रहे हैं बच्चे, कम से कम उन्हें ये बेसिक चीजें आएंगी तो कुछ मार्क्स ले आएंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है विद ऑप्शंस 98 मार्क्स का होता है, विदाउट ऑप्शन 70 मार्क्स का होता है। तो विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन तो 70 हो गया, विद ऑप्शन 98 हो गया, उस 98 में से 35 मार्क्स के सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनकी जरा हेल्प कीजिए। अच्छा अब यहां पे क्या पूछा गया है कि साउंड वेव है ए जिसका टाइम पीरियड 0.015 है, और एक साउंड वेव है बी जिसका पीरियड है 0.025। तो दो साउंड वेव्स हैं, एक 0.015 और एक 0.025, ठीक है, दो टाइम पीरियड है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, टाइम पीरियड दिया है और फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है। एक नई स्लाइड यूज कर लेते हैं अच्छी वाली, चलो। तो लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए। तो एक साउंड वेव है जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.0015 सेकेंड्स, ऐसे ही दिया है ना, 0.0015 नहीं 0.015 दिया हुआ है, 0.015, ठीक है, 0.015, और एक टाइम पीरियड है बी, वो है 0.025 सेकेंड। उन लोग बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो विच हैज हायर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, ये सवाल पूछा गया। फॉर्मूला अपने पास है ही, फॉर्मूला क्या है कि फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। तो सोल्यूशन में हम लोग जब लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, अरे रेसिप्रोकल बोले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना एक तरीके से। तो हम लोग लिखेंगे न्यू ए अपॉन न्यू बी इज टी बी अपॉन टी ए। अरे भैया उल्टा है, ये ऊपर है वो नीचे, इसका ये मतलब हुआ कि जब यहाँ पे ए लिखूंगा तो यहाँ नीचे ए लिखना पड़ेगा, देखो, और जब बी लिखूंगा तो वहां बी लिखना पड़ेगा। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है बेटा, याद रखिए। तो न्यू ए अपॉन न्यू बी इज टी बी अपॉन टी ए। अब एज टी बी इज ग्रेटर देन टी ए, अरे टी बी टी ए से बड़ा है ना, सो देयरफॉर या हेंस न्यू ए इज ग्रेटर देन न्यू बी। तो ए वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अरे भैया जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो क्योंकि सेकंड वाले का टाइम पीरियड ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, यानी कि फर्स्ट वाले का टाइम पीरियड ज्यादा होने, सॉरी कम होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सेकंड वाले का टाइम पीरियड ज्यादा है तो फर्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, समझ गए, ठीक है। तो आंसर इज ए। अरे भेजें बातें घुसी भाई। तो
ए वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी कि टाइम पीरियड कम है, ए वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है टाइम पीरियड कम है 0.015, बी वाले का टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, तो उनको क्या चाहिए था, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ना, तो आंसर ए राइट है। अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अकल के पुतलो मेरे प्यारे प्यारे अकल के पुतलो। तो अब आते हैं अगले सवाल पे कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड बी 1.75 टाइम्स द स्पीड एट एनटीपी। वैसे एनटीपी गलत दिया हुआ है, इट शुड बी एसटीपी। आप में से कौन बच्चा वीडियो को फटाक से पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि एनटीपी और एसटीपी में क्या फर्क है। ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है, ठीक है, ये बात याद रखना, 273 केल्विन। लेकिन नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल जो है अलग अलग कंट्री का डिफरेंट है, तो इन जनरल इसे 25 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है और 298 केल्विन कहा जाता है, कहीं कहीं 27 डिग्री कहा जाता है और 300 केल्विन कहा जाता है। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए सबसे बेस्ट साइंटिस्ट लोगों ने बोला स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अक्सर यूज किया कीजिए, है ना। तो अक्सर क्या यूज करना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यही वाला सही है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो ये हो गया, प्रेशर 1 atm है, अब वो यहाँ भी है और यहाँ भी 1 atm, atm बोले तो एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलो एनीवे इस बात को इतना ध्यान अभी मत दीजिए, लेकिन इसे काट दीजिए, ये गलत है। सो एनटीपी इज रॉन्ग, इट विल बी एसटीपी, ठीक है। अब लोग बोल रहे हैं कि किस टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड बढ़ के 2.25 गुना, 2.25 मतलब 1.75 टाइम्स हो जाएगी, जो कि एसटीपी पे थी। तो अब सुनिए जरा ध्यान से। तो हमें जो सवाल मिला है, ये देखो सवाल का नंबर भी गलत है, ये 5 है तो 6 आना चाहिए ना, 7 लिखा हुआ है गलती से। चलो तो हम लोग भी 7 ही लिख देते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो 7 लिख देते हैं, ठीक है। ओके ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सो स्पीड ऑफ साउंड, अरे अच्छे से नहीं दिख रही है ना, कलर अच्छा लेते हैं, व्हाइट वाला ही सही है। सो स्पीड ऑफ साउंड जो है, याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, बस इतना याद रख लेना, ये फॉर्मूला है। तो अब उन लोग ने हमें दिया क्या, ये तो क्या हो गया, ये तो भैया फॉर्मूले में लिखेंगे ना यार, ये तो फॉर्मूले में लिखेंगे, यहां लिखेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो गिवन में क्या आएगा, गिवन में ये आएगा कि स्पीड v2 इज 1.75 टाइम्स स्पीड v1। और उन लोग ने बोला कि कोई तो एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर साउंड की स्पीड पुरानी स्पीड से, पुरानी मतलब साउंड की अभी की स्पीड पुरानी स्पीड से 1.75 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो v2 इज 1.75 टाइम्स v1, ये इतना ही गिवन है। अब टू फाइंड क्या है, वो टेम्परेचर T2 पता करना है। T1 दिया हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोला है ना, तो T1 दिया हुआ है 273 केल्विन, सो 273 केल्विन ये दिया हुआ है, ये हो गया टू फाइंड सेकंड टेम्परेचर। अब यहां पे आ गया फॉर्मूला, यहां पे आ जाएगा सोल्यूशन। तो जब भी बेटा ऐसा दिया होगा तो बहुत ही बचकानी हो जाती है जिंदगी, बहुत ही आसान हो जाती है। v2 by v1 इज अंडर रूट ऑफ T2 by T1। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इधर va लिखूंगा तो इधर भी ta लिखना पड़ेगा, v2 लिखूंगा तो T2 लिखना पड़ेगा, vp लिखूंगा तो tp लिखना पड़ेगा, अरे जो इधर लिखूंगा वो इधर लिखना पड़ेगा। तो v2 T2 v1 T1, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए T2 चाहिए। तो रुको इसको रूट के बाहर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों बाजू स्क्वायर करेंगे, तो v2 by v1 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैं राइट में स्क्वायर करूंगा, लेफ्ट में तो स्क्वायर हो गया, राइट में जब स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो T2 by T1 आ जाएगा। सो T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू v2 by v1 का स्क्वायर, ठीक है। ओके अब T1 कितना है, 273 है, v2 और v1 कितना है, अरे v2 v1 के बीच में एक रिश्ता दिया हुआ है, तो v2 है 1.75 टाइम्स v1 और v1 तो नीचे पहले से है ही, अरे v1 एज इट इज है, v2 की जगह पे लिख दो 1.75 टाइम्स v1। तो अब आप देख सकते हैं ये v1 और ये v1 कैंसल हो जाएगा, है ना बेटा, कैंसल हो जाएगा। तो अब आपके पास बच रहा है T2 इज इक्वल्स टू 1.75, एक सेकंड 1.75 नहीं रहे बाबा, रुको, 273 इंटू 1.75 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर तो आप लोग निकाल सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना मैं आप पे यकीन करता हूँ आप लोग इजीली कर लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी जिंदगी आसान बना के मैं आपकी दे देता हूँ। सो T2 इक्वल्स टू 273 इंटू ये जो 1.75 लिखा है ना, 1.75
इसकी शक्ल कैसी है, 1.25 टाइम्स टाइप का है, 1.25 टाइम्स है ना, 1.25 टाइम्स। तो 1.25 टाइम्स आप कैसे समझ सकते हो किसी चीज को 1.25 टाइम्स अगर समझना है तो कैसे समझ सकते हो? 1.75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 1 + 0.75 बराबर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अरे 1.75 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 0.75। ओके, तो अब T2 = 273 इंटू यहां आ जाएगा 1 + 3/4। क्या आ जाएगा? 1 + 3/4। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 0.75 कुछ और नहीं बल्कि 3/4 है। 3/4 है ना, 1, अरे 0.75 होगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आने वाला है? सो दिस विल बी 4 × 1 = 4, 4 + 3 7, तो 7/4 आने वाला है। अब इसका स्क्वायर निकालना आसान हो गया। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब और आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना आसानी से, ठीक है। अभी मैं नहीं करके दिखा रहा हूं यार, कम ऑन। अरे मेरे से पूछोगे बाबा तो मैं कर दूंगा, इसको ओरली कर दूंगा बाबा बच्चा, लेकिन मेहनत आपको करनी है ना। ये देखो ओरली करके दिखाऊं, ये देखो अप्रोक्सीमेटली 49 और 16 है, 16 × 3 = 48, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, 16 × 3 = 48 बराबर। तो यहां पर 3 आ जाएगा और ये हो गया 273। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 2 कैरी, 3 × 2 = 6, 7, 8, 819 केल्विन आ गया। अब इसमें से अगर आप माइनस कर देते हो, क्या माइनस कर देते हो? 273, तो आपको डिग्री सेल्सियस में भी आ जाएगा। तो 819 - 273 कर दोगे तो डिग्री सेल्सियस में भी आंसर आ जाएगा। 9 में से 3 गया तो 6 बचा, उसके बाद में 11 में से 7 गया तो आपके पास बचा 4, और 7 में से 2 गया तो आपके पास बचा 5, 546 डिग्री सेल्सियस। तो या तो इतना केल्विन आंसर है या इतना सेल्सियस आंसर है, ठीक है। अरे भैया केल्विन आ गया, केल्विन जो भी आता है उसमें से -273 करते हो तो सेल्सियस आता है, ठीक है। चलो देख लो अप्रोक्सीमेटली आंसर देख लो कितना है। ये देखो अप्रोक्सीमेटली निकाला है ना मैंने, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे 836 दिख रहा है ना, और 563 दिख रहा है। इधर देखो मैंने 819 निकाला है और 546 निकाला है, समझ गए? अरे बाबा मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला रे बाबा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। ओके, एक काम करता हूँ तुम्हारे सामने है ना, एग्जैक्ट भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो 273 × 49/16, तो 273 × 49/16 किधर गया रे बाबा हमारा कैलकुलेटर? हाँ, सो 273 × 49/16 आ गया एकदम एग्जैक्ट 836.06 दिखा, एकदम एग्जैक्ट भी आ गया। अरे एग्जैक्ट अपन कर सकते रे बाबा, लेकिन मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेटली ओरली करके बताया, ठीक है। और इसी में से माइनस कर दो 273, तो ये भी आंसर आ जाएगा लाइक दिस 563.06। दैट्स इट, इट वाज फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 8th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अप्रोक्सीमेट किया है बाबा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नया स्लाइड ले लेते हैं। ओके, सो ध्यान देंगे वापस। सो 8th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8th वाला। सो 8th वाला क्वेश्चन क्या है? अरे 8th यही है ना, हाँ ठीक है। अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 पैरेलल क्लिफ्स। ये देखो एलिप्स लिखा हुआ है। अरे क्या है यार, ये किताब में मिस्टेक से किताब बनाई गई है, समझ में नहीं आ रहा है। क्लिफ्स बोले तो पहाड़ का एंड, लास्ट पहाड़ का एंड, यानी कि वहां पे पानी छोड़ेंगे, पानी डायरेक्टली नीचे आएगा वाटरफॉल की तरह। क्लिफ्स पहाड़ का एंड। अरे पहाड़ का रे, डोंगर का लास्ट पार्ट, पहाड़ का लास्ट पार्ट। तो एक मैन 2 क्लिफ्स के बीच में खड़ा हुआ है और एक गन शॉट फायर कर रहा है। ही हियर्स, उसे सुनाई देता है, ही हियर्स 2 echoes, उसको 2 echo सुनाई दे रही है। जाहिर सी बात है, तुम बीच में खड़े हो, 2 पहाड़ के एकदम बीच में नहीं खड़े हो, थोड़ा आगे पीछे खड़े हो, तो एक इससे टकरा के आवाज आएगी और एक उससे टकरा के आवाज आएगी। अरे जैसे तुम लोग जब जाते हो अकल के पुतलो, माथेरान, लोनावला, महाबलेश्वर, तो वहां पे एक एको पॉइंट होता है। वहां पे एको पॉइंट होता है तो वहां पे बहुत सारे पहाड़ होते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे और एक के बाजू में एक। जब तुम लोग चिल्लाते हो शीला, तो आवाज आती है शीला 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 शीला। तो अगर एक ही पहाड़ से टकराएगा तो एक ही बार शीला वापस आएगा।
एक बार तुमको सुनाई देगा और एक बार वापस जाके शील आएगा। लेकिन अगर अलग अलग पहाड़ हैं, आगे पीछे पहाड़ हैं, तो मल्टीपल टाइम्स आएगा। तो लोग चिल्लाते हो पूजा 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 पूजा, ऐसे करके आवाज बार बार आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो पहाड़ के बीच में खड़ा हूँ। अबे बीच में बोले तो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं खड़ा हूँ, किधर तो खड़ा हूँ, किधर तो एक बार इस पहाड़ से आवाज आएगी और एक बार उस पहाड़ से आवाज आएगी। अबे अगर तुम लोग एकदम एग्जैक्टली मिडिल में खड़े रहोगे ना, तो एक ही बार आवाज आएगी वापस लौट के। क्यों? क्योंकि इस पहाड़ मतलब उस पहाड़ से और इस पहाड़ से साथ में आवाज लौट के आएगी, तो एक ही बार सुनाई देगा एक को। तो अलग अलग दूरी पे खड़े हो। तो सुनो, एक मैन है, दो पैरेलल क्लिफ्स के बीच में खड़ा है, गन शॉट फायर कर रहा है, उसे दो एको सुनाई दे रहे हैं, एक 3 सेकंड के बाद, एक 5 सेकंड के बाद। तो सेपरेशन बिटवीन टू क्लिफ्स कितना है? अच्छा नहीं, सेपरेशन कितना नहीं है वो भी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड कितना है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितना है, चलिए निकाल लेते हैं। तो हम बनाएंगे पहले दो डोंगर, दो पहाड़ बनाएंगे। ठीक है, तो दो पहाड़ बना लेते हैं। तो एक पहाड़ है ये, ठीक है, सो पहला पहाड़ ये हो गया। सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूं उसको। क्या हुआ रे? एनीवे, छोड़ो। तो सेम टू सेम एक और पहाड़ बना लेता हूं फटाफट। हो गया, सेकंड पहाड़ भी तैयार। सो दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ हैं। अभी दो पहाड़ के बीच में कहीं पे तो एक आदमी खड़ा है। सो मैन इज स्टैंडिंग समवेयर हियर, लेट्स से। सो एक आदमी यहां खड़ा है, ठीक है। सो आदमी यहां खड़ा है, और ये तो वेजिटा जैसा हो गया। वेजिटा के ऐसे बाल ऊपर रहते हैं ना, वेजिटा मालूम है कि नहीं, ड्रैगन बॉल जी। एनीवे, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो सुनो, साउंड गई और आई 5 सेकंड में, तो मतलब जाने के लिए टाइम उसको लगा 2.5 सेकंड, आने के लिए लगा 2.5 सेकंड। वैसे ही जो ये वाला एको है वो कैसे सुनाई दिया? साउंड गई और आई 3 सेकंड में, यानी जाने के लिए लगा 1.5 सेकंड और 1.5 सेकंड। तो यानी कि आवाज को तुमसे यहां जाने के लिए 1.5 सेकंड लगता है और तुमसे वहां जाने के लिए 2.5 सेकंड लगता है। यानी कि अगर आवाज को यहां से वहां जाना होता तो उसे कितना टाइम लगता? तो टोटल टाइम जो आवाज को लगता वो होता 1.5 सेकेंड्स प्लस 2.5 सेकेंड्स, समझ गए? यानी कि 4 सेकेंड। सो 4 सेकेंड में आवाज पूरी यहां से यहां जा सकती है। अबे समझो इस बात को, अकल के बदलो तुम लोग कहीं बीच में खड़े हो, 5 सेकंड के बाद आवाज टकरा के वापस आ रही है, 3 सेकंड के बाद आवाज टकरा के वापस आ रही है। तो जाने को मतलब 1.5 सेकंड लग रहा है और यहां जाने को 2.5 सेकंड लग रहा है। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर करने को उसको 4 सेकंड लग रहा है। तो अब हमें बात मालूम है कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस दिया है 1360 और टाइम है 4 सेकंड। जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, और थोड़ा खूबसूरत करके डिवाइड करता हूं, तो ध्यान से देखो। सो 4 3 12, बचेगा एक बचेगा, 1 और 6, तो 4 4 16 और फिर 4 0 0। सो 340 मीटर प्रति सेकंड, यही आंसर है। दैट्स इट। अरे खूब सोपा होता रे बाबा, लेकिन ये थोड़ा लॉजिक खाली मालूम होना चाहिए था। ठीक है, इट वॉज डैम इजी। 340 मीटर पर सेकंड, राइट। आगे बढ़े। ओके, अब क्या बोला है कि साउंड की जो वेलोसिटी है हवा में, एक ही जगह पर, सेम प्लेस एट अ गिवन प्लेस, दो अलग अलग दिन में अलग अलग है। मतलब उसका जो रेशियो है 1:1.1 है, 1:1.1। तो रुको, तो 9th वाला प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं। कौन सा प्रॉब्लम देख रहे हैं हम लोग? 9th वाला। सो 9th वाला जो प्रॉब्लम है उसमें क्या दिया गया है? उसमें ये दिया गया है कि भाई साउंड की जो स्पीड है कोई अलग दिन, मतलब 2 दिन कंपेयर किया है, डे 1 डे 2 ऑन 2 डिफरेंट डेज। तो साउंड की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 1:1.1। ठीक है, 2 डिफरेंट डेज में 1:1.1। वापस देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट अ गिवन प्लेस ऑन 2 डिफरेंट डेज इज 1:1.1। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक दिन और दूसरे दिन इस तरीके से स्पीड रही है 1:1.1। ठीक है, सो V1 by V2 इज 1:1.1, ये गिवन है। ठीक है, अब आगे सवाल क्या पूछे गए? मान लो टेम्परेचर दोनों दिन में सेम है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर कोई टेंशन नहीं है। तो इससे आप क्या बता सकते हो, क्या क्वांटिटेटिव कंक्लूजन निकाल सकते हो? इसका
क्या तात्पर्य निकाल सकते हो? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? अरे कहानी का तात्पर्य क्या है? ठीक है, बस। तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, सुनिए। टेम्परेचर अपन ने क्या रखा है? फिक्स रखा है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी होती है, लेकिन टेम्परेचर फिक्स है तो ये लेना नहीं है, तो अपने पास फॉर्मूला बन जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। समझ गए? इसको खाली याद रखिए। तो अब ये तो फॉर्मूला है, टू फाइंड क्या है ना? कंक्लूजन निकालना है, जस्ट फाइंड द कंक्लूजन। तो इसका मतलब है क्या एग्जैक्टली? ये जो 2 दिन अलग अलग स्पीड आ रही है, इसका क्या मतलब है? बस हमको कंक्लूजन निकालना है। सॉल्यूशन देख लीजिए फटाफट, बहुत ही बचकान है। हम लोग ये कहेंगे कि v1 बाई v2 इज रूट ऑफ ρ2 बाई ρ1। क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां 1 लिखूंगा तो नीचे 1 लिखना पड़ेगा, तो 1 1 2 2। ठीक है, बराबर है बेटा। अब v1 बाई v2 की वैल्यू दी हुई है, सो v1 बाई v2 है 1/1.1, तो यहां पे है हमारे पास ρ2 बाई ρ1। इसको दोनों बाजू स्क्वायर करो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देयरफॉर वी गेट 1/1.21। अरे स्क्वायर करोगे ना तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1.1 का स्क्वायर 1.21 आएगा। क्यों? क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है। और यहाँ पे आ जाएगा ρ2 बाई ρ1, रूट हट जाएगा, दोनों बाजू स्क्वायर कर रहे हैं ना। अरे स्क्वायरिंग यार, कम ऑन, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ρ2 इज ρ1 अपॉन 1.21। तो अब ये 1.21 1 से तो बड़ा होता है ना, 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये नंबर छोटा हो जाएगा ρ1 से। अरे ρ1 को 1.21 से डिवाइड किया तो ρ2 आ रहा है ना, तो ρ2 ρ1 से छोटा है। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर ρ2 इज लेस देन ρ1, which means if ρ1 is density of air on dry day, then ρ2 is density of air on moist day। तो moist day जब रहता है, जब पानी में, सॉरी हवा में पानी ज्यादा रहता है, नमी ज्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, मॉइस्चर ज्यादा रहता है, मॉइस्चर, तो उस दिन डेंसिटी कम होती है। ये बात याद रखना, डेंसिटी कम होती है। तो डेंसिटी कम आ रही है ना, तो ρ2 की डेंसिटी कम है। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ρ1 की डेंसिटी ज्यादा है, तो ρ1 इज 1.21 टाइम्स ρ2। ये भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन दो है, एक तो ये कि ρ1 1.21 टाइम्स ρ2 है। अरे ρ1 क्या है? 1.21 टाइम्स ρ2 है। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि ρ2 डेंसिटी ऑफ एयर ऑन द मॉइस्ट डे है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा डेंसिटी है वो ड्राई एयर की है और जो कम डेंसिटी है वो मॉइस्ट एयर की है। ठीक है, मॉइस्ट देख लो ध्यान से, यहाँ पे वही लिखा होगा। तो देखो, ड्राई एयर वाली डेंसिटी 1.21 टाइम्स मॉइस्ट एयर वाली डेंसिटी का है, देख लो ध्यान से। सो ये ड्राई वाला है 1.21 टाइम्स मॉइस्ट। अरे ρ2 मॉइस्ट है ना, ρ2 मॉइस्ट है, ρ1 क्या ड्राई है, तो ड्राई वाला मॉइस्ट वाले का 1.21 टाइम्स है। So rho of dry is 1.21 times rho of moist। ठीक है, बस इतना ही था, आगे बढ़े। ओके, अब बहुत ही प्यारा सवाल। एक पुलिस की गाड़ी है जो कि रुके हुए ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रही है। तो एक चोर है जो रुका हुआ है, ठीक है, उसकी तरफ पुलिस की गाड़ी जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और गाड़ी का सायरन, पुलिस की गाड़ी का सायरन 250 की फ्रीक्वेंसी फेंक रहा है। ये लोग ये बोल रहे हैं कि 250 की फ्रीक्वेंसी तो पुलिस वाला फेंक रहा है, लेकिन पुलिस की गाड़ी रुकी नहीं है, पुलिस की गाड़ी चल रही है। तो चोर को क्या सुनाई दे रहा है? चोर को फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई दे रही है? तो कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी। तो चोर कितनी फ्रीक्वेंसी समझेगा वो हमें निकालना है। स्पीड ऑफ साउंड 340 दिया है। चलिए ये देख लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला डॉपलर के ऊपर है, मतलब ये वाला प्रॉब्लम डॉपलर के ऊपर है। ठीक है, सो गिवन क्या है? पुलिस की गाड़ी की स्पीड, यानी कि पुलिस जो के स्पीकर है, जो के सायरन बजा रहा है, तो ये हो गया सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 15 मीटर पर सेकेंड। अरे भैया पुलिस की गाड़ी से आवाज निकल रही है ना, तो वो सोर्स हो गया। तो पुलिस की गाड़ी की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, सोर्स की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्वर या लिसनर जो है, ऑब्जर्वर या लिसनर
सुनने वाला या देखने वाला चोर है उसकी स्पीड 0 है. वो लोग बोल रहे हैं स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ना. स्टेशनरी म्हणजे काय रे बाबा? स्टेशनरी म्हणजे जो रुका हुआ है. तो चोर थांबलेला है. ओके. एंड फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो दिया है, फ्रीक्वेंसी को यहां पे मैं एन ले रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी दिया है 250 हर्ट्ज. इतना फ्रीक्वेंसी अपन फेंक रहे हैं. पुलिस जो फ्रीक्वेंसी फेंक रही है उसको मैं एन कह दे रहा हूं, एन 250 हर्ट्ज. अब कितनी फ्रीक्वेंसी चोर को सुनाई देगी वो हमें पता करना है. तो टू फाइंड है चोर को सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी. फॉर्मूला क्या है? तो डॉपलर का फॉर्मूला है. डॉपलर नाम का बंदा है, उसने फॉर्मूला दिया. फॉर्मूला क्या दिया है कि जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का v प्लस माइनस वी ओ अपॉन v माइनस प्लस वी एस रहती है. एन डैश इज एन v प्लस माइनस वी ओ अपॉन v माइनस प्लस वी एस. तो अब ध्यान से सुनिए इसको अप्लाई कैसे करना है. तो अभी बंदा रुका हुआ है, तो बंदा रुका हुआ है, सुनने वाला बंदा, तो ऊपर वो 0 आ गया. अरे ये 0 आ गया तो प्लस माइनस करके कोई मतलब नहीं, खाली v बचेगा. लेकिन सोर्स नजदीक आ रहा है. सोर्स नजदीक आ रहा है बोले तो अरे चोर यहां है, पुलिस उसके नजदीक जा रहा है. पुलिस, तो याद रखना जब पुलिस नजदीक जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए. तो अपने को फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही है ना चोर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो बढ़ना चाहिए. तो बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए. डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए. ये पूरा डिटेल मैंने वन शॉट लेक्चर्स में बताया हुआ है, एक एक केस बताया हुआ है. तो लिसन वेरी केयरफुली कि स्पीड कम होना चाहिए, सॉरी स्पीड कम नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए. फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए यानी कि डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तो माइनस साइन आना चाहिए. तो यहाँ पे v माइनस वी एस आएगा, v माइनस वी एस. ठीक है. तो अब जो फ्रीक्वेंसी चोर को सुनाई देगी वो कितनी है? तो 250 तो पुलिस ने फेंका, वो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये है 340, ये भी दिया हुआ, इट इज ऑल्सो गिवन. स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड. डिवाइड बाई 340 माइनस 15. तो पुलिस जो है वो नजदीक आ रही है, तो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा. ठीक है. तो चोर को ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देनी ही चाहिए. तो 250 इंटू 340 डिवाइड बाई 325. ठीक है. अब इसको डिवाइड करेंगे तो उसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी करके दिखा दे रहा हूं. ठीक है. किधर यार कैलकुलेटर मेरा? सो कम ऑन. सो 340 डिवाइड बाई 325 इंटू 250 कितना आ रहा है? 261.538. यानी कि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 261.54 हो जाएगा. देखो वहां पे 261.54. फैंटास्टिक. तो बहुत ही जबरदस्त आंसर आ गया. देयरफॉर एन डैश इज 261.54 हर्ट्ज. तो इतना फ्रीक्वेंसी चोर को सुनाई देगा. समझ में आया कि नहीं रे बाबा? अरे खूब सोपा होता रे बाबा. इट वॉज डैम इजी. आगे बढ़े. अब आ जाते हैं अगले प्रॉब्लम पे. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है? अरे क्या है रे नंबरिंग? अच्छा ये 10 था क्या? ये 11 है. चलो ठीक है. तो साउंड एमिटेड फ्रॉम द सायरन ऑफ एन एम्बुलेंस हैज अ फ्रीक्वेंसी. तो एम्बुलेंस का सायरन 1500 दिया. एक मिनट रुको, ये जरा नंबर ठीक करने पड़ेंगे पहले. सो ये 11 नंबर का प्रॉब्लम है, तो ये 10 नंबर का प्रॉब्लम है. ठीक है. ओके. तो एम्बुलेंस का जो सायरन है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ दी हुई है शायद, है ना? 1500 हर्ट्ज दी हुई है. तो एक सेकंड, क्या रे बाबा? तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1500 हर्ट्ज है एम्बुलेंस की, और साउंड की स्पीड 340 है. वो तो हमको पता ही है, 340 मीटर पर सेकेंड. 340 मीटर पर सेकेंड. चलो ये भी ठीक है. डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी इज हर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर इफ द एम्बुलेंस इनिशियली ट्रेवल्स टूवर्ड्स एंड देन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट द स्पीड ऑफ 30. तो सुनो, एम्बुलेंस की जो स्पीड है, यानी कि जो स्पीकर है, जो सायरन है, जो सोर्स है, उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड. तो इन लोगों को चाहिए डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी. यानी कि जब एम्बुलेंस नजदीक आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एम्बुलेंस अपने से दूर निकल के जा रही है तो फ्रीक्वेंसी घटती है. तो डिफरेंस कितना है? तो यानी कि तुम लोग को है ना
क्या निकालना पड़ेगा कि नज़दीक आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो, और उसमें से माइनस करना होगा दूर जाने की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अरे नज़दीक आते वक्त फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, दूर जाते वक्त फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, तो दोनों का डिफरेंस कितना है वो पता करना है। ठीक है, तो यही टू फाइंड है कि फाइंड द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी वंस व्हेन द एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग एंड वंस व्हेन द एम्बुलेंस इज गोइंग अवे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही पुराना डॉपलर का फॉर्मूला है। सो एन डैश इज एन वी प्लस माइनस वी ओ वी माइनस प्लस वी एस। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सुनो, हमें डेल्टा एन निकालना है ना, तो वो एन डैश माइनस एन डबल डैश होगा। तो एन डैश की जगह पे मैं पूरा लिखने वाला हूं एन, और फिर माइनस करके एन डबल डैश की जगह पे भी सेम फॉर्मूला लिखेंगे। सो इट विल बी एन लाइक दिस। अब ये चाहे वो एन डैश हो चाहे वो एन डबल डैश हो, फॉर्मूला तो यही रहेगा ना राइट में, खाली वैल्यूज बदलेंगी ना। ठीक है, तो अब सुनिए, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, मतलब तुम रुके हुए हो और एम्बुलेंस तुम्हारे बाजू में से गुजर रही है, तो वी ओ तो जीरो है, तुम स्टेशनरी हो, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो वो हट गया, तो हमें वी आएगा। अच्छा, एम्बुलेंस नजदीक आ रही है तो नीचे माइनस आएगा, अभी बताया था पिछले प्रॉब्लम में, तो वी माइनस वी एस। एम्बुलेंस दूर जाएगी तो प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, मतलब प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा वी प्लस वी एस। समझ गए? अब दोनों में n कॉमन है और v भी कॉमन है, दोनों बाहर आ जाएगा, n और v बाहर आ जाएगा। अरे n v बाहर आ जाएगा। ओके, सो अब अंदर क्या रहेगा देखो, यहां पे 340 माइनस 30, और यहां पे क्या रहेगा 340 प्लस 30 बराबर। अरे अकल के बदलो 30 दिया हुआ है ना यार, है ना? तो कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, कितना हो जाएगा? आगे बढ़े। सो डेल्टा एन इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1500, स्पीड है 340, देख लो ध्यान से, 1500 इंटू 340, अंदर आ रहा है 1/310 माइनस 1/370। कैसे? ध्यान से देखो, 310 370। ठीक है, तो यहां पे अपने को कितना मिल रहा है, ध्यान से देखिए। अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे? 1500 है, 340 है, ब्रैकेट के अंदर नीचे है 310 इंटू 370, 370 इधर 310 इधर, परफेक्ट। तो ये हो गया 1500, ये हो गया 340, ये आ गया 60, ये आ गया 310 370, तो 0 0 0 0 कैंसिल। ठीक है, अब बची इतनी सारी चीजें, तो ये है 15 इंटू 340 इंटू 60 डिवाइड बाई 31। जितना सिंपल हो सकेगा मैं सिंपल करके आपको दूंगा, उसके बाद आगे आपको कैलकुलेशंस करना है। 15 6 90 होता है, जीरो भी लगा हुआ है तो 900 हो जाएगा, तो 900 ये हो गया, 340 ये हो गया, और 31 इंटू 37 हो गया। अब आप ये भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं डायरेक्टली आंसर इसका दिखा दे रहा हूं आपको। सो 900 इंटू 340 डिवाइड बाई 31 इंटू 37। ठीक है, सो 900 इंटू 340 किधर गया? सो 900 इंटू 340 डिवाइड बाई 31 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 37 बराबर, तो 266.782 आ रहा है। तो ठीक है, हम लोगों ने 79 लिखा है, दिस इज मोर करेक्ट, 266.78, दैट्स इट। तो 266.78 परफेक्ट। सो यहां जाके हमारा चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये समाप्त हो जाते हैं, दैट्स इट। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज। ठीक है, तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है यार, जब ज्यादा बच्चे देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि यार बच्चों के लिए और मेहनत करो और मेहनत करो। एंड बाय द वे 12th स्टैंडर्ड का पूरा बैच, पूरे 16 चैप्टर्स का जो वन शॉट है, एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल्स है, सब कुछ मैंने एक कोर्स है जो कि डर्ट चीप रेट पर मिल रहा है। डर्ट चीप रेट मतलब समझते हो, बहुत ही सस्ता रखा हुआ है, प्रोफेसर ऑफ साइंस पे वो अवेलेबल है ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से उसको प्लीज डाउनलोड कीजिए, ताकि नया नया कोर्सेज जो मैं वहाँ पे डालता रहूँगा, MST CET का कोर्स हो, चाहे
12th स्टैंडर्ड का कोर्स हो या आगे जाके नीट और जेडब्ल्यू का भी कोर्स डालूंगा, तो वो सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ऐप तो फ्री है ना, उसको डाउनलोड करके रख लो, प्रोफेसर ऑफ साइंस ऐप। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सो शुभ रात्रि, बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।